ईरान का वफ्द पाकिस्तान पहुंचते ही गैर मामूली मनाजिर देखने को मिले हैं और ईरान के वफ्द में जो लोग शामिल हैं और जिस तरह का इस्तकबाल हुआ है, इस वक्त इस्लामाबाद टॉक्स का आगाज़ होते ही सूरत हाल और मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लिए ये तारीख साज दिन है। आज इस्लामाबाद में हम उस मकाम पे मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद टॉक्स 2026 की वेन्यू है। अमेरिका का वफ्द और ईरान का वफ्द, पाकिस्तान उन्हें एक साथ बिठाने जा रहा है। और रात गए जब नूर खान एयरबेस पर ईरान का वफ्द लैंड किया और जिस तरह के मनाजिर फ़ज़ाओं से लेकर ज़मीन पर देखे गए वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। एक ऐसे मौके पर जब किसी भी लम्हे अमरीकी नायब सदर JD वैंस का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए इस्लामाबाद मरकज़ निगाह है, पाकिस्तान मरकज़ निगाह है। दुनिया का पूरा मीडिया जो है वो इसी मकाम पर मौजूद है जहाँ पर हम खड़े हैं। मैं आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखने जा रहा हूँ इस सारे मामले के हवाले से, तैयारियों के हवाले से। और ईरान के वफ्द में जो लोग हैं, दर्जन भर से जायद लोग, ये एक बड़ा सरप्राइज है और पूरी लिस्ट जो है वो हमने हासिल की है। इससे बहुत कुछ वाज़े होता है कि इन मुज़ाकरात में आखिर होने क्या जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो रात गए हमने आपको मनाजिर भी दिखाए जिस वक्त ईरान का वफ्द जो है डेलीगेशन लैंड करने लगा था। दो तैयारे, एक का कॉल साइन ईरान 04 और दूसरे का कॉल साइन ईरान 05। ये दोनों तैयारे जो हैं ये पाकिस्तान की हुदूद में जब दाखिल हुए और उससे पहले भी, वैसे तो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जो तैयारे होते हैं जब वो किसी मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद में आते हैं उन्हें अपने हिसार में लिया जाता है। लेकिन इस वफ्द के पहुंचने से एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने क्या किया, एक एयर कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी मुल्क के वफ्द को उसके मुल्क से एस्कॉर्ट करके आप अपने मुल्क में लाएं और बाहिफाजत उन्हें वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाएं। और इसमें सिर्फ एक या दो तैयारे या अलामती तौर पे प्रोटोकॉल ना दें, बल्कि आप अपने एवॉक तैयारे, अपना रेडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयरबॉर्न जो आपके पूरा नेविगेशन सिस्टम है उसे आप एक्टिवेट करें। और पूरे पर्शियन गल्फ के ऊपर एक एयर कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया गया, एयर सुपीरियॉरिटी इस्टेब्लिश की गई ताकि कोई मिस एडवेंचर ना हो सके। वैसे भी बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ईरान के लिए पाकिस्तान और इस्लामाबाद क्यों एक ऐसी लोकेशन है जिस पर उन्होंने हामी भरी, जबकि उन्हें किसी भी लम्हे हिट किया जा सकता है। पिछले साल कतर में आपको पता है डिप्लोमेसी का हब बनकर कतर सामने आया, लेकिन पिछले साल इसराइल ने कतर में स्ट्राइक्स कर दी और उस वक्त कतर कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान का मामला और है, पाकिस्तान की इक्वेशन और है, पाकिस्तान की सिचुएशन और है। इस सारे के सारे मामले में अब जो सिनेरियो बन रहा है वो बहुत अहम है। एक तरफ तो कल जब ईरान का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा और जब उनका तैयारा पहुंचा तो उस वक्त जो गर्मजोशी थी वो काबिले दीद थी। उसके अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली भी मौजूद थे, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और सबसे अहम तरीन पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया, ये अनप्रेसिडेंटेड था। इसकी मिसाल जो है वो रीसेंट टाइम्स के अंदर नहीं मिलती। और इसी सब को अगर हम एनालाइज करें तो बहुत कुछ हमें जो है वो समझ आना शुरू हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हमारे सामने वाज़े हो जाती हैं और जो मनाजिर थे, जिस गर्मजोशी से मिला गया और उससे भी ज़्यादा जिस तरह के मनाजिर फ़ज़ा के अंदर थे जब वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में उन्हें कैप्चर किया गया, उनके विजुअल्स लिए गए, उस वक्त भी ये बात जो है ये इस्टेब्लिश हो गई थी। उस वक्त ये बात सामने आ गई कि ये तारीख साज़ इस्तकबाल है। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। एक तो ये कि ये जो डेलीगेशन है ईरान का, इसमें 14 लोग जो हैं वो शामिल हैं। इनिशियली सिर्फ ये पता था कि इसमें चंद लोग आएंगे, शायद ईरान के स्पीकर हों और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हों, लेकिन अब इस सब के अंदर जो 14 लोग हैं और इस वफ्द को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस वफ्द को जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें बहुत कुछ पन्हा है और इम्पॉर्टेंट तरीन शख्सियात जो हैं वो शामिल हैं। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने मेन काम जो है, मेन फ्रेमवर्क जो है वो शायद पसे पर्दा ऑलरेडी तैयार कर लिया हुआ है और ये टेक्निकल डिस्कशंस होने जा रही हैं। मैंने रात को भी आपको बताया कि पाकिस्तान के मैरीटाइम नेविगेशन एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान के एटॉमिक साइंटिस्ट जो हैं, क्योंकि
क्योंकि यही दो मसले हैं, आबनाए हुर्मज़ और यूरेनियम एनरिचमेंट। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी दोनों वफूद की मुआवनत करेंगे, यानी पाकिस्तान सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं होने जा रहा। इस सब के अंदर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल उससे कहीं ऊपर है। इस वफ्द के अंदर कौन कौन शामिल है? इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं स्पीकर जो हैं ईरान की पार्लियामेंट के, वो इसके हेड ऑफ द डेलीगेशन हैं, फिर अब्बास इराक़ची हैं, और इसके साथ ही साथ जो ईरान के पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं वो शामिल हैं। फिर जो मेंबर हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अली अकबर अहमदीन, फिर जो डिप्टी हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अली बाकर खानी, फिर इसके साथ ही साथ जो डिप्टी टू सुप्रीम नेशनल काउंसिल हैं, उनके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं इनके ईरान के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के इस्माइल अहमद मुख्दम, और फिर असिस्टेंट जो है सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मोहम्मद जाफरी। फिर इसके साथ ही साथ इनका जो सेंट्रल बैंक है ईरान का, उसके गवर्नर भी आए हैं पाकिस्तान। इसके अलावा इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं 3 वो, फिर इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के वो भी आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए हैं। और इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि ईरान के जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो भी आए हैं, यानी बहुत से फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो भी डिस्कस होने हैं। फिर अली बाकर खानी जो ईरान के चीफ न्यूक्लियर निगोशिएटर और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स थे प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के दौर में, उनकी शमूलियत बहुत अहम है, क्योंकि ये बेसिकली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो 2021 के अवाखिर में साइन हुआ था, उस वक्त ये चीफ निगोशिएटर थे ईरान की तरफ से, यानी एक जो फ्रेमवर्क बना था उस टाइम पे ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये डिप्टी हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन ईरान। और ये इससे पहले भी मुज़ाकरात में थे। और इस वक्त की साख्त ये बताती है कि आप देखें कि इसमें डाइवर्स लोग हैं, पार्लियामान के मेंबर हैं, इंपॉर्टेंट तरीन लोग हैं, पूरा एक लश्कर है, और इस लश्कर के अंदर हर तरह के लोग हैं जिनकी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, जिनकी अपनी फील्ड्स हैं। और जो गवर्नर आए हैं फाइनेंशियल मामलात डिस्कस करने, जो ईरान के निगोशिएटर्स हैं, जो इससे पहले यूरेनियम और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं, उनका आना इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इस्लामाबाद टॉक्स इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग वेरी स्मॉल, कि आप कहें कि इसे हम इग्नोर कर लें इतनी आसानी से। इस्लामाबाद टॉक्स जो है ये तारीख साज होने जा रही हैं, और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त किसी वजह से पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह है। अच्छा, फिर इस सब के अंदर जो मनाजिर हमने देखे हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड, जो नाकाबिले यकीन मनाजिर ईरान के डेलीगेशन के इस्तकबाल के थे, आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसे हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्रोटोकॉल दिया है, जो फ़ज़ाओं के अंदर मनाजिर देखे गए, जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने ना सिर्फ हिफाजत दी बल्कि एहतराम, इज़्ज़त और प्रोटोकॉल जो प्रोवाइड किया गया है, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। दीज आर द पॉइंट्स जो कि इस वक्त अहम है, इंपॉर्टेंट है, और किसी भी लम्हे JD वैंस ने भी पहुंचना है, और पाकिस्तान इन टॉक्स के अंदर एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक सा माहौल है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर और इस मकाम पे जिस वक्त हम मौजूद हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।